भतीजे से माया का मोह भंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जैसे भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुखिया मायावती के फैसलों का भी अनुमान आप नहीं लगा सकते। बहन जी कई दिन में अचानक प्रकट होती है, कुछ बोल देती है और उसे चौंका भी देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। मायावती एक बार फिर अचानक से प्रकट होती है और एक विस्फोटक ऐलान करती है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से किनारा कर दिया है। जिस पद को आकाश आनंद संभाल रहे थे उसे दो लोगों में बांटा गया है। पार्टी के दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि जिस आकाश को उत्तराधिकारी मान रही थी बहन जी, उसे सब अधिकार से सारे के सारे अधिकार उससे क्यों छीन लिए गए? मायावती ने इस मामले में निराशा भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनका असर कतई पॉजिटिव नहीं रहा। ऐसे में पार्टी मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। बुआ ने जिस भतीजे को राजनीति का ककहारा सिखाया था, अब उसी से दुखी है। जिसे राजनीति का हर पाठ पढ़ाया था, वो सियासत की पगडंडी पर सफल नहीं हो पाया। कई बार आकाश सियासी मंच पर इतने आक्रोशित नजर आए कि भूल बैठे कि वो कहां है और क्या कह रहे हैं और विवादित बयान देते नजर आते थे। आकाश ने बीजेपी सरकार को आतंकी सरकार तक करार किया था और ऐसे में उस पर एक्शन भी लिया था मायावती ने और तमाम पदों से उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया था। लेकिन फिर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और अब 8 महीने बाद फिर से आकाश आनंद को जमीन पर पटक दिया है उनकी ही बुआ मायावती ने। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने परिवार के सदस्यों की राजनीति को लेकर भी शायद कभी भी इतनी मुखर और उग्र नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बार मायावती के इस ऐलान के बाद सभी हैरान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश पर यह एक्शन लिया है। आकाश आनंद हमेशा ही विवादों में रहे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान जारी किया था। द्रौपदी तक भी वो चले गए थे और ऐसे में उनकी बयानबाजी का असर पार्टी में कुछ खास नजर नहीं आया। अब आलम यह है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मायावती अपने फैसले पर अडिग नजर नहीं आ रही है। जिन्होंने सियासत में शिखर से लेकर शून्य तक की यात्रा की है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। हालांकि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि उनके जिंदा रहते तक, उनके जीते जी किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। अब मायावती ने यह फैसला क्यों लिया है? क्या 27 में किसी के साथ गठबंधन करने वाली है मायावती? ये तमाम रुख क्या कहलाता है? क्या 27 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अभी से ही सक्रिय है? क्या दलितों को एक बार फिर से साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से दलित के युवाओं में पैठ नहीं बना पा रहे थे आकाश आनंद, उसको लेकर यह कदम उठाया गया है। ऐसे में इस फैसले का असर क्या कुछ होगा दलितों पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हाथी का माया लो। 27 से पहले बहन जी हुई बैक, सियासी हलचल तेज। भतीजे पर गिरी गाज, भाई के सिर पर सजा है ताज। एक के बाद एक एक्शन, क्यों है पार्टी के अंदर टेंशन? बहन जी के एक एक्शन से भूचाल, बुआ भतीजे में क्या है विवाद? अद्वैत वेदांत का एक सिद्धांत आपने सुना होगा, एक अहम द्वितीय, मतलब एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसी के आगे की लाइन है, ना भूतो ना भविष्यति, यानी ना मेरे जैसा कभी कोई आया ना आ सकेगा। अतीत की ये पंक्तियां बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती के लिए लिखी गई है। बहन जी सियासत में शिखर से शून्य की यात्रा कर चुकी मायावती कब क्या करते ये बात कोई नहीं जानता। जो माया के सियासी जाल को जानते हैं उन्हें भी नहीं पता कि मायावती ये फैसला कैसे ले सकती है, क्योंकि जिस भतीजे को बुआ ने सियासी आसमान की सैर करवाई थी, अब उसे पाताल में ले जाकर पटक दिया है।
मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की छुट्टी कर दी है। जिस आकाश को बनाया था बसपा का यूथ आइकन, अब उसी आकाश को जमीन पर पटका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाकर चेताया भी है। मायावती ने आकाश आनंद के पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया और पार्टी को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। अब माया के इसी सियासी जाल को देख राजनीति भूचाल भी आ गया है और प्रतिक्रिया भी आ रही है। कहना क्या हो, तो राजनीतिक पार्टियां अपने ढंग से बैठक और कार्यक्रम करती रहती हैं, तो बहन मायावती जी कर रही हैं तो उनके बारे में कहना क्या है। कितना सफल होती, कितना सार्थक होती हैं, उसके पीछे क्या है वो तो भविष्य बताएगा। क्या लगता है आने वाले समय में कोई कुछ नहीं, क्या लगता क्या है, की तैयारी तो नहीं? अरे कुछ नहीं भाई, कौन तैयारी क्या है, सबको पता है क्या है, सबको पता है, पूरा समाज को पता है। बहन जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। बहन जी क्या करेंगी सबको जानकारी है, कोई बताने की जरूरत नहीं, सब समझ गए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक आंतरिक निर्णय है, हमको इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुजन समाज के मिशन को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी इस समय बरगलाने में लगी हुई हैं, विचलित करने में लगी हुई हैं, उसको देख करके जितनी आरक्षण समर्थक ताकतें हैं, जितनी संविधान समर्थक ताकतें हैं, उनको दुख हो रहा है। जिस तरीके से पहले अशोक सिद्धार्थ जी को, जो बहुजन समाज मिशन के एक अच्छे नेता, अब आनंद को, आकाश आनंद को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए इन लोगों को हटाया गया है। मायावती जी बहुजन समाज आंदोलन को, मिशन को बरगलाने से बाज आए। आज की डेट में आरक्षण समर्थक ताकतों को, संविधान समर्थक ताकतों को और सभी लोगों को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर बुआ मायावती को क्यों नहीं पसंद आया आकाश आनंद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर ये सारे सवाल एक बार फिर से सियासी गलियारों में उठा दिए हैं कि आखिर फायर ब्रांड आकाश आनंद को लेकर मायावती ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया। हालांकि इस एक फैसले से मायावती की सियासत पर परिवारवाद का इल्जाम धुलने वाला नहीं, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स के सहारे देश की बड़ी नेता बनने वाली मायावती भाई भतीजे में उलझ कर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो हाथी का ये मायालोक है जिसमें सिर्फ बहन जी की ही चलती है, और अब इस बहन जी के इस फैसले के बाद सियासी घमासान तेज है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मायावती ने ये फैसला क्यों लिया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। समर सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। धर्मेंद्र सिंह है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अभिषेक अहलावत है, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, माया लोग को वैसे जानना बहुत मुश्किल है और सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन लगता नहीं था कि आकाश आनंद को ही पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये फैसला क्या जल्दबाजी में ले लिया गया है या 24 के नतीजों को देखने के बाद लिया गया? देखिए, बहन मायावती जी जो हैं, ये बेसिकली बामसेफ एक आंदोलन काशीराम जी ने शुरू किया था, जो कि एक पंजाब के दलित नेता थे। और उनका लक्ष्य ये था कि पूरे देश के दलितों को एक संयुक्त किया जाए और एक पॉलिटिकल पावर की तरीके से इन्हें आगे बढ़ाया जाए। और वो ये सब करने में बहुत हद तक कामयाब भी हुए। मायावती जी बिल्कुल जमीन से उठी हुई नेता, उन्होंने वो स्ट्रगल की है। अगर आप वो किस्से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप में बहुत ही विचलन, मतलब जिस तरह की उन्होंने मेहनत करी है, बहुत ही शक्तिशाली नेता वो बनी अपने एक्सपीरियंस की वजह से। उनके मुख्यमंत्री का भी बहुत अच्छा हो रहा कार्यकाल। उनकी गलती ये रही कि जो उन्होंने पार्क बनवाए, जो नोएडा में जिस तरह का घोटाला हुआ, पार्क बनवाने में, हाथी लगवाने में जिस तरह का घोटाला हुआ, उस वजह से
उनकी जमीन जो है खिसक गई। उन्होंने शुरुआत में इस दलित राजनीति से जरूर करी थी, परंतु बाद में उन्होंने ये समझ लिया कि समाज के बाकी लोगों को भी साथ लाना पड़ेगा। शुरुआत में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाह, इन नारों से शुरू हुई थी, और बाद में ये हो गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इस तरीके के नारों पे आ गई थी, तो बहुत चेंजेस लाए थी मायावती। परंतु जैसा कि आपने बताया, बाद में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में चली गई। इन्होंने अपने भाई, अपने भतीजे, इन्हें प्रमोट करना शुरू किया, और बाकी जो संगठन के लोग थे, जो आंदोलन के लोग थे, उनको दरकिनार करना शुरू किया। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लगातार बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। अभी भी अगर वो नहीं चेती तो चंद्रशेखर जो पार्टी बनाई है उन्होंने, आजाद समाज पार्टी, लेकिन दलित वोट बैंक तो चंद्रशेखर आजाद हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनकी तरफ ही जा रहा है, मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को तो सबने ही छोड़ दिया। हुई है। हाँ अभिषेक जी, बीजेपी ने भी सेम लगाने में बहुत कामयाबी हासिल करी है। इधर दिल्ली चुनावों को आप देखें तो वहां पे आम आदमी पार्टी सेम लगाने में बहुत कामयाब हुई है। दलित वोटों का काफी चंक जो हमेशा बसपा के पास इंटैक्ट रहता था वो बिखर रहा है। और इस समय मायावती जो कर रही है, आप ये समझिए डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं अपने संगठन को दोबारा से जागृत करने के लिए। ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं श्याम सलोनी जी। बीजेपी की बी पार्टी कहलाती है बसपा। अब उन्होंने एक फैसला ले लिया है, अपनी ही भतीजे जिनको 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां सौंपी थी, उन्हें हटा दिया है, पार्टी से साइडलाइन कर दिया है। श्रुति जी नमस्कार, मेरे तीनों मित्रों को राधे राधे। राधे। देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक उद्देश्य है, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर तो आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी पर ही होते थे। मैं बता रहा हूँ, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। हाँ। जब देश की जनता जिसको चाहती है तो बाकी के लोग उस पर आक्रमण ही करते हैं। अब सवाल देखिए कितना अच्छा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इन्होंने जो इंडी गठबंधन बनाया था उसमें मायावती जी के साथ में नहीं थी, या इनका आपस में कोई गठबंधन नहीं बन पाया किसी वजह से, वो ये लोग जाने। तो इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में बहुजन समाज पार्टी। एक मौलाना है हैदराबाद के ओबीसी, ये उनको भी कहते हैं भाजपा की बी टीम है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, कोई आदेश करे, और आदेश जब वो जनता के हित में या उससे लगता है कि एक ऐसा आदेश है कि विपक्ष के अनुकूल नहीं है, तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये हर उसको भाजपा का विरोध करते करते हर संस्था का विरोध करने लगे, बल्कि कहा जाए भारत का विरोध करने लगे। ठीक है, मायावती की पार्टी का कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद है। नहीं श्रुति जी, वोट बैंक तो सेंधमारी तो की जा रही है वोट बैंक में, या वो भी नहीं श्याम सलोनी जी? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट आपको एक बात बताऊं। हाँ। आप किसी के सपने को, किसी को धोखा दे करके और आगे बढ़ोगे तो कुछ दिन तो आप उस चमक को, अपनी चमक को बरकरार रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हकीकत सामने आती है। ठीक है। काशीराम जी के सपनों को चकनाचूर करने पर लगी, जो अपना स्वयं का एक महल बनाया, ये था मायावती जी का। अन्ना हजारे जी का सपना चकनाचूर किया। समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय तक गठबंधन में रही बीएसपी के साथ। धर्मेंद्र सिंह जी, ये स्टैंड क्या कहलाता है? अपने ही भतीजे आकाश को जमीन पर पटक देना। जी, एक के बाद एक कितने झटके मिले हैं आकाश आनंद को। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को उसकी क्या नीतियां हो, किस दशा किस दिशा में ले जाना होता है, उसका एक अधिकार है। कुछ लोग लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, कुछ लोग जो है स्वयंभू निर्णय लेते हैं। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी के इस निर्णय का कि आकाश आनंद को या उनके फादर इन लॉ को पार्टी से निष्कासित करना, कभी पार्टी की जिम्मेदारी देना,
अब आकाश आनंद का पार्टी के सभी पदों से मुक्त करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि आकाश आनंद जी जिस तरह से अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, सजाने संवारने के लिए, अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए सत्तासीन जो आरक्षण विरोधी, जो दलितों को, पिछड़ों के जो विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी थी, उसके खिलाफ वो मुखर थे और उसकी मुखरता का उनको खामियाजा उठाना पड़ा। अब इस निर्णय के पीछे दो ही लोग बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। वो एक खुद बहन मायावती जी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी। केवल दो लोग बता सकते हैं कि इसके पीछे किन परिस्थितियों में या क्या सोच करके। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, आपने उन पर आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोर्ट भी आदेश देती है, कोर्ट का भी फैसला आता है, अगर वो पक्ष में नहीं आता विपक्षी पार्टियों के, तो वो कह देते हैं कह रहे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में हो गया ये। आप देख रहे श्याम सलोने जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नाम लेते ही कितनी विजयी मुस्कान में जो है मुस्कुरा रहे हैं कि बिल्कुल कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक और राजनीतिक दल इनको तो बहुत खुशी हो रही। देखिए इनकी मुस्कुराहट से आप देख सकती हैं। लेकिन आप दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है खुशी दोनों को बराबर है। आपको सपने देखिए हमें इस बात का दुख है कि कम से कम आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से मार्जिनलाइज रहे, ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ शोषण हुआ, ऐतिहासिक रूप से जिनको मुख्यधारा में अवसर की अनुपलब्धता रही, उनके हक हकूक के लिए बनी पार्टी की आज ये दशा हो गई है कि तमाम मनवादी पार्टियां उनके फैसले ले रही हैं। तो इसलिए हमें दुख है उस पार्टी के साथ इस तरह के व्यवहार से। पार्टी के मुखिया द्वारा किन परिस्थितियों में है, मैं तमाम आप एक्सपर्ट से पूछता हूँ, आपके चैनल पे वो कारण भी बता देते हैं कि किस कारण से वो फैसले ऐसा ले रही है। मैं उस पर नहीं जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहता हूँ, लेकिन सच यही है कि बहुजन समाज पार्टी के निर्णयों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। ठीक है, समर सिंह जी, मायावती के स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? जी, मायावती जी और इनकी जो पार्टी है वो अब भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जिस नीति से, जिस मंशा के साथ ये पार्टी दलितों के हक और अधिकार की बात करने से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक पहुंच गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कठपुतले बन गए, तो इस बात से साफ है कि अब ना तो लोगों में उनके प्रति विश्वसनीयता बची है, ना उनके खुद के ही दलों के बड़े नेताओं के प्रति उनकी कोई जो बची है, और ना ही भारत की जनता और प्रदेश की जनता अब उन्हें उतने गंभीरता से ले रही है। इसलिए जो दलित वोट है वो सभी पार्टियों में थोड़ा बहुत जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी है, कुछ जो है समाजवादी पार्टी में आए होंगे, कुछ कांग्रेस में गए होंगे, अगर हम बात करें दिल्ली की तो कुछ आम आदमी पार्टी में गए होंगे। तो इस प्रकार से वोट शेयर जो है बट रहा है उनका। लेकिन जिस आंदोलन के कारण वो पार्टी शुरू हुई थी वो अपने मूल उद्देश्य को भूल चुकी है। मूल उद्देश्य था उनका कि दलित और पिछड़े और वंचित लोगों की जो है आवाज उठाना, लेकिन उस आवाज उठाने की जगह उन्होंने क्या करा, उन्होंने सत्ता की जो है मलाई चाटने का काम करा और उसके बाद में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ईडी और सीबीआई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पुतले बन गए, हाथ की कठपुतली बन गई। वो भी इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वो साथ नहीं देंगे तो वहीं से जो हमारे तथाकथित चाणक्य साहब है, जो हमें लगता है कि वहां से धमकियां दे रहे होंगे, अगर इंडिया गठबंधन में गई बहन तो तुम्हें क्या है ईडी और सीबीआई से उठवा लेंगे, अब तुम्हें अंदर करवा देंगे। तो इस प्रकार की बात सब बातें तो चल ही रही होगी। ये धमकी देना भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी प्रेशर में उन्होंने प्रेशराइज किया है मायावती को ये फैसला लेने के लिए। जी अभी भी मैंने कहा लेकिन श्याम सलोनी जी, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां यही कह रही है कि मायावती पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी का। श्रुति जी मुझे एक बात बताइए, हाँ, ये आरोप लगाने वाले आपको मालूम है कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कभी आपने देखा है? अरे भैया इनका कब गठबंधन होता है ये सोचे भाजपा है, अपना कोई मोरल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्र की, भारत की आत्मा है और एक व्यक्ति तक अपना लाभ मिलना चाहिए, ये प्रयास में रहती है। दिया जाने वाला यही कारण है कि आज कोर्ट ने अधिकार दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे मनोयोग से अपना नेता चुन रही है। एक्सटॉर्शन से करेंगे तो ये तो बात गलत है। क्या है कि लीगल रिलेशनशिप जो है वो एक प्रेम
के मार्ग से, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेम के मार्ग से है। लेकिन आप जो है एक्सटॉर्शन को अगर लिविंग रिलेशन, आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा कि लिविंग में रहने वाले ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कभी ब्रेकअप होता है, कभी पैचअप हो जाता है। इनको अपना तो पता नहीं, दूसरों के खेमे में क्या चल रहा है इसके बारे में बताने लगे। लिविंग रिलेशनशिप बताना चाहता हूँ, कभी महबूबा मुफ्ती के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, नीतीश जी के साथ रहते हैं, और कभी हाँ, तो नीतीश जी का भी इनको नहीं पता, श्याम सलोनी जी को। लाडू साहब जो कहते हैं आरक्षण दूंगा, हमारी सरकार आएगी, धर्मेंद्र जी, श्याम सलोनी जी मजबूर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी जब वो बिहार में जाती है, तब वो लिविंग बार बार जो ब्रेकअप और पैचअप में तब्दील होता रहता है, तब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं, लेकिन आज जो विषय ये है कि बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, अब बहन जी के कोई यहाँ प्रवक्ता प्रतिनिधि होते तो ज्यादा बताते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, जहाँ तक अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारी भी उम्र इतनी है कि हम ना कच्ची बात करेंगे ना हमारी कच्ची उम्र है। ठीक है। मायावती जी अब एक संदेश ये देना चाह रही है दलित में, अपने वोटरों में, क्योंकि थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद भी निकल के आ गए हैं, तो अब वो ये संदेश देना चाहती है कि मैं खुद अभी हूँ। उन्हें लगा कि शायद भतीजे पर या भाई पर जनता का, उनके वोटर का विश्वास नहीं है, वो चंद्रशेखर को गिराने के लिए, मायावती जी क्या करने के लिए वो स्वयं को आगे बढ़ा रही है। ये हो सकता है बाकी देश की जनता मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी की योजना सबका साथ सबका विकास, इन्होंने शोषण किया है, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। अच्छा, श्याम सलोनी जी, धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मायावती क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। पता होता तो बनाए होंगे। अब ऐसी बात करेंगे तो इनको अगले से हटा देंगे फिर धर्मेंद्र जी को। इनको कैसे मालूम है कि हमको सब पता है? ये क्या हमारे संपर्क में रहते हैं? ये संपर्क में है क्या? धर्मेंद्र जी संपर्क में हो भाजपा के क्या? संपर्क तो भाजपा के अंदर की कैसे मालूम है? लेकिन आप तो सच्चाई ये है, करके बता रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये एक जातियों पर चलने वाले लोग, उनके फैसले समाजवादी पार्टी अपनी जातियों पे आ गए हैं। ये आपको पता है, समाज पार्टी का कांग्रेस पार्टी के पास जाति का कुछ है नहीं भाई ना। हमें हमारे साथ अभिषेक जी भी मौजूद है। अभिषेक जी, अभी तक वजह नहीं पता चल पाई है कि आखिरकार मायावती का मोह भंग क्यों हो गया उनके ही भतीजे से। देखिए, वैसे तो जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता बंधु बैठे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, मैंने याद दिला देना चाहता हूं कि मायावती जी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं आय से अलग संपत्ति और उस समय की, वो यूपीए के कार्यकाल के हैं, और उसके साथ मायावती जी के खिलाफ उस समय मुलायम सिंह भी थे और कांग्रेस पार्टी भी थी। और जिस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये इल्जाम मायावती जी पे लगा रहे हैं कि आंदोलन के साथ धोखा किया है, कांग्रेस भी डायनेस्टिक पार्टी है, राहुल गांधी परिवार के पीछे चलते हैं, और वैसे ही अखिलेश यादव जी के पीछे पूरी समाजवादी पार्टी। तो ये इल्जाम तो इन्हें लगाना नहीं चाहिए। देखिए, मायावती जी अपने समर्थकों में ये मैसेज देना चाहती हैं मेरे हिसाब से कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करेंगे। ये अभी तक मैंने अपने भतीजे को मौका दिया, ये कामयाब नहीं हुआ। बाकी जो पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भरोसा करें कि मायावती अभी भी टॉप बॉस है, कोई और बीच में नहीं है। वो बेसिकली ये मैसेज देना चाहे। और बीजेपी के साथ रही बात उनके अलाइन होने की, आप प्राचीन में समय देखिए, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप मनुवादी पार्टी जरूर कहते हो, परंतु ये बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी रही जिसने ससम्मान मायावती जी को सीएम बनाया, और यहां तक कि एक बार जान तक बचाई। तो बीजेपी का अगर वो एहसान मानती है तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है समर सिंह जी की परिवारवाद पर चलती है। अभी अभिषेक जी ने ये क्लियर किया है कि परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी भी चलती है, कांग्रेस पार्टी भी, उनका भी कोई पैटर्न अलग नहीं है। लेकिन मायावती ने ये तो साबित किया कि अगर कोई अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा पार्टी में, तो उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा, उस पद से हटाया जाएगा।
सभी राजनीतिक दलों में ये होना चाहिए, अच्छी बात है, हम कहाँ मना कर रहे हैं उस चीज को। तो राहुल गांधी अगर जी उनके इतने बार भतीजे समय को से उन्होंने फेल हो मौका- रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्हें हटाना चाहिए। समर कौन सिंह जी, फेल हो रहे हैं? कौन फेल हो रहे हैं? माननीय राहुल गांधी जी आपको लग रहा है फेल हो रहे हैं? लगातार जब से वो अपने लीडरशिप रोल ईवीएम में हटा दो आए हैं, महाशय, जिस समय वो ईवीएम हटा लीडरशिप दो, रोल में आए थे, फिर उन्होंने बता देंगे आते ही कितने सबसे पास थे, पहले कितने फेल हैं। लैंड बिल जो था, जो मनमोहन सिंह ने, उन्हीं की खुद की सरकार ने, जिसमें वो ठीक खुद है। सांसद थे, उसको फाड़ ठीक के है। फेंक दिया था। ठीक है, उनका प्रवक्ता उस बिल की जानकारी दे रहा था और तारीफें कर रहा था उस समय मीडिया के सामने बैठ के। राहुल गांधी ये जी तो आए, बहुत उन्होंने अच्छी फाड़ बात के है। फेंक ये दिया। वो डेमोक्रेसी, रेवोल्यूशन लाए थे। ये उस डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन पार्टी का परिणाम के ये है द्वारा अगर कि कोई गलत चीज अपोजिशन के इंट्रोड्यूस लीडर की जा रही होने है, के लिए भी आप लोगों पार्टी को के द्वारा कोई गलत एक ही चीज चोटी का इंट्रोड्यूस जोड़ की लगाना जा पड़ रही रहा है है। और तो उसका इस विरोध तरह का करना, ये behavior हिम्मत आप लोग होनी क्यों हो चाहिए। रहे हैं? लेकिन मेरे को राहुल समझ नहीं गांधी आता। के नेतृत्व पर तो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल भी संदेह जता रहे हैं, उन्हें भी भरोसा नहीं है। जिस दिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, हाँ, शायद आपने उस दिन ये बात की होती तो मुझे लगता कि आप में की बात में कुछ दम है। जब एक मनुवादी फांसीवादी पार्टी को 400 सीट नहीं लाने दी हम लोगों ने, उनको संविधान बदलने नहीं दिया हम लोगों ने, तो तब आप ये बात नहीं बोल पाए। अब आप बोल रहे हैं, और आप लोगों को मीडिया के लिए तो मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा कि एक बार ईवीएम हटा दीजिए। राहुल गांधी के प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी है उनको आज मैं बता दूं। आपको राजनीति की समझ कितनी भी हो, आपको व्यवहारिक समझ कितनी भी हो, आपको देश की नीतियों की समझ कितनी भी हो, विदेश नीतियों की समझ कितनी भी हो, लेकिन आप जिनके बारे में और मीडिया 24-24 घंटे करोड़ों रुपया लेकर भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करता था, उन्होंने सितंबर 2019 में कह दिया था कि एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है और ये महामारी से लाखों लोग मरेंगे। और मैं बता दूं आपको श्रीमान, आप हंस रहे जरूर है, जुलाई के अंदर उन्होंने कह दिया था कि अगले 6 महीने के अंदर भारत का शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरेगा। अब ये सब चीजें को देखकर भी, उसके बाद भी अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में, उन्हें तो भविष्य के बारे में पता है, तो अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं होगा कि कैसा आरोप लगा है। मैडम श्रुति जी, आप बहुत अच्छा है, हमारा जो भविष्य बहुत अच्छा है, ईवीएम हटवा दो आज, है ना। अगली ठीक है, आज तो भविष्य बीएसपी के में बात कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी, दूसरी बात, ये जितने भी आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी फेल हुए किसी मुद्दे पर, तो आप जाके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखिए कि 40-40 ये लाख लोग नेतृत्व पर जो ना हरियाणा में मुझे चुनाव कर भरोसा रहे करने हैं, वाली जो मैं कौन महाराष्ट्र होती में चुनाव कर हूँ, रहे हैं, मीडिया नहीं जो भरोसा कर उत्तर रहा, प्रदेश में चुनाव कर रहे हैं। आपके सहयोगी दल इसको लेकर जवाब मांगते हैं आपसे, वो संदेह जता रहे हैं समर सिंह जी, अगर राहुल गांधी देखिए उनको मैडम, क्लियर कर पाए। अब सुनिए, कोई भी दल के अंदर अगर हम बहुत सारे दलों का एक संगठन है मान के चलिए, तो अगर कल कोई दल वहां पर अपना प्रश्न रखता है तो वो डेमोक्रेसी हमारे देश की, हमारे संगठन की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर वो नहीं चलता कि पर्ची लिख ठीक है, पार्टी में इतनी, ठीक है, पार्टी के अंदर इतना ही लोकतंत्र है, गठबंधन के अंदर इतना ही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है अभी तक जवाब दे देना चाहिए था। हालांकि गठबंधन का ही अपना मामला है, आज ये टॉपिक नहीं है। श्याम सलोनी जी, मतलब यही, मैं आपको मेरी बात गठबंधन का मतलब समय का अभाव है सर, भी दल है, कंक्लूड करिए, 10 सेकंड के अंदर कंक्लूड करिए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 3 भिन्नता है। कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक ब्लड रिलेशन वाली पार्टी है। इसमें परिवारवाद से भी ज्यादा पार्टी है ये। ठीक है, परिवारवाद पर और ठीक है, श्याम सलोनी जी, परिवारवाद का आरोप सब पर लगा है और जनता सब पर लगाती है, जनता सबको जानती है। हालांकि अब मायावती का ये फैसला 27 के विधानसभा चुनाव में क्या उनको सफलता दे पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, श्याम सलोनी जी, समर सिंह जी, अभिषेक अहलावत जी और धर्मेंद्र सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। भतीजे से माया का मोह भंग क्यों हो गया है, क्या परिवारवाद को लेकर एक संदेश देना चाहती है, या 27 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक प्लान है जो सफलता की कुंजी उनके हाथ में 27 के विधानसभा चुनाव में दिलवाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया।